Hello everyone, welcome to my channel again, Essential Paramedical Science Education Channel। और सबसे पहले तो आई अपोलोजाइज़, माफ़ी चाहता हूँ कि इतने दिन के बाद चौथा वीडियो द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 4 लेके आने के लिए। इससे पहले 3 पार्ट बनाया तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया, ये लास्ट पार्ट है, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम ये पार्ट कर देंगे कंप्लीट। और टाइम नहीं मिल पा रहा था और बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया और अपलोड नहीं कर पाया। तो आज हम द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 4, जिसमें 1.4 है टैक्सोनॉमिकल एड्स, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो करेंगे। तो इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें पार्ट 1, 2 और 3 में मैंने बाकी सारे चीज़ें एक्सप्लेन की है, क्लासेस वगैरह, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, वो सब लाइन से, ठीक है, कैसे याद रखना है ऑर्डर में और क्या होता है, किसका क्या मतलब है, टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कर लिया है। अभी जो 1.4 है टैक्सोनॉमिकल एड्स, इसमें टैक्सोनॉमी पहले भी मैंने बताया कि टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो नए मिलते हैं, जिनके बारे में पता नहीं है, जो अननोन है, उनको आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना, ये टैक्सोनॉमी में करते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी का यूज़ है बहुत सारा, यूज़फुल है। यूज़फुल कहाँ कहाँ पर है, तो मैंने स्लाइड बनाई है कुछ, देखो ये फर्स्ट स्लाइड है, इंट्रोडक्शन। तो इट इज़ यूज़फुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री। कैसे यूज़फुल है, क्योंकि जो अननोन है उसको हम नो कर पाते हैं, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कैटेगराइज करते हैं, टैक्सॉन पता करते हैं उसका, ठीक है। तो ये इन सब इंडस्ट्रीज़ में यूज़फुल है। नोइंग ऑल्सो इन नोइंग और बायो रिसोर्स एंड द डाइवर्सिटी एंड फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। अगर इंस्टीट्यूट्स वगैरह में सिस्टमेटिक्स की ट्रेनिंग दी जा रही है तो टैक्सोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है, उसको यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या होता है। और उसमें रियल स्पेसिमेंस, रियल सैम्पल्स दिखाया जाता है, तो वो ज़्यादा इजी होता है स्टडी करने के लिए। तो रियल एक्चुअल सैम्पल देखना, कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो वो थोड़ा इमेजिन करना अलग होता है, और एक्चुअल सैम्पल आप खुद जाकर फॉरेस्ट में प्लांट या एनिमल का कलेक्ट करो और उसे ऑब्ज़र्व करो, स्टडी करो, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ये सब स्टडी करने के लिए दिस रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी जो भी स्टडी आपको करनी है उसका रिक्वायरमेंट ये कि क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करेक्ट होना चाहिए। ऑल्सो रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़, यानी लैब लगता है, ठीक है, स्टडी करने के लिए फील्ड स्टडी लगती है, यानी फील्ड पर आपको जाकर फॉरेस्ट में प्लांट, एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्पेसिमन यानी सैम्पल कलेक्ट करना, वो रिक्वायर्ड है। रिक्वायर एक्चुअल स्पेसिमन कलेक्शन, यानी एक्चुअल स्पेसिमेंस कलेक्ट करते हैं और उसको स्टडी करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो वो एक ज़रूरी है, एसेंशियल है। उससे प्राइम सोर्स पता चलता है कि आपको कहाँ मिला, कब मिला, कौन सा सीज़न था, कौन सा रीजन था, कौन से एरिया में मिला, उस सब कुछ नोट डाउन करना पड़ता है। तो ये फंडामेंटल बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग से ही लोग ऐसे ही, साइंटिस्ट ऐसे ही स्टडी करते आ रहे हैं। बाद में थोड़ा सा स्टडी का सिस्टम इम्प्रूव भी किया, मैं बताता हूँ आगे कैसे। तो लेकिन ये सिस्टम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, उनका इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जमा करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके स्पेसिमेन के फॉर्म में रखने के लिए, ठीक है। तो अगर हमने स्टोर करके रखा स्पेसिमेन के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उसका स्टडी कर पाएगी, ठीक है। तो ये स्पेसिमेंस कैसे स्टोर करते हैं, ड्राई मेथड, वेट मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो जो अभी फ़िलहाल 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी के बुक में जो पोर्शन दिया है उतना ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाद में आगे आप चाहो तो यूट्यूब, गूगल करके डिटेल में स्टडी कर सकते हो, बट फ़िलहाल मैं सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पे जाऊँगा, ठीक है। तो उतना ही समझो अभी फ़िलहाल के लिए इस पार्ट में, आगे अपन देखेंगे। तो प्रिज़र्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। अब कैसे प्रिज़र्व करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, उसके सर्टेन प्रोसीजर्स हैं, यानी बायोलॉजिस्ट ने कुछ उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स बताया कि ऐसे आपको करना है, तो ये ऐसे स्टोर कर सकते हैं और ये काफ़ी टाइम तक स्टोर रहेगा। और फिर फ्यूचर में जब लगेगा हमको कि इसका स्टडी कुछ हो गया है, इसको वापस स्टडी करना चाहिए, तो हम फ्यूचर में उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है।
तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारा गैदर करते हैं और वो स्टोर होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं तो आगे फ्यूचर में हम उसको वापस से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्लाइड में था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1.4.1 हर्बेरियम। तो हर्बेरियम सबसे फर्स्ट जो है प्लांट्स सैम्पल्स को मोस्टली जो क्या कहते हैं उनको, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के एल्गे और लाइकेंस और ये सब जो होते हैं इनको इनके क्योंकि वो छोटे छोटे उनके पार्ट्स होते हैं तो वो सैम्पल्स ड्राई करके उनको शीट में प्रेस करके उनको लैमिनेट करके एज अ हर्बेरियम स्टोर करते हैं। तो मैं कुछ हर्बेरियम की फ़ोटोज़ डालना भूल गया, मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखा दूंगा, मैं भूल गया वो फ़ोटोज़ मुझे डालना चाहिए था। तो वो हर्बेरियम होता है। तो हर्बेरियम में क्या होता है कि प्लांट के स्पेसिमेंस, सिर्फ प्लांट का, हर्बेरियम प्लांट के बनता है, एनिमल का नहीं, ठीक है। प्लांट के स्पेसिमेंस को सुखा कर ड्राई करके, ठीक है, उसको प्रेस करके उसको शीट पे प्रिजर्व करके रख लेते हैं, उसको लैमिनेट कर लेते हैं और वो काफ़ी टाइम तक वैसे का वैसे रहता है। वो ड्राई हो जाता है ना, उससे सारा वाटर कंटेंट जो है उसका निकल जाता है। आपने अगर कभी किया होगा पहले बचपन में, गुलाब के फूल या कोई फूल वूल लेके बुक में रख दिया हो और फिर बहुत टाइम के बाद निकालो, वो पूरा ड्राई हो जाता है एकदम से और फिर वो ब्राउन गोल्डन कलर का ऐसे और पूरा ड्राई हो जाता है। तो वैसे ही प्लांट के अलग अलग स्पीशीज़ को शीट में प्रेस करके ड्राई करके उसको लैमिनेट कर, हम बस बुक में रख देते थे, हम लैमिनेट नहीं करते थे, बट उसको लैमिनेट कर देते तो काफ़ी समय तक वो वैसा का वैसा बना रहता है। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी उसी हर्बेरिया के साथ में रखा जाता है और इसकी पूरी लाइब्रेरी होती है। यानी सारे शीट्स को, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज होते हैं वैसे ये सारे शीट्स को, हर्बेरियम का जो भी सैंपल है उनको एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के द्वारा अकॉर्डिंग उसको अरेंज करके हर्बेरियम लाइब्रेरी में रखा जाता है। तो मैंने एक फ़ोटो डाला है आगे, ये देखो, एक कार्टूनिश फ़ोटो है बट इस तरह से तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा। सी पेपर में, शीट में देखो, प्लांट लैमिनेट करके, हर्बेरिया इसे कहते हैं, हर्बेरिया के फॉर्म में इसको रखा जाता है। मैं कुछ और रियल फ़ोटोज़ दिखाऊंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे उसमें, तो उसमें मैं दिखा दूंगा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इसमें मैं भूल गया। तो फिगर 1.2 हर्बेरियम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेंस। तो ये स्पेसिमेंस है जो स्टोर करके रखा जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए। अगर ज़्यादा टाइम तक पड़ा रहेगा तो कब उसमें लेबल भी की जाती है, हर्बेरियम में लेबल होता है, पूरा इन्फॉर्मेशन शीट होती है उसके साथ के कब कलेक्ट किया गया, कहाँ से कलेक्ट किया गया, डेट क्या है, प्लेस क्या है, फिर उसका लोकल नाम क्या है, इंग्लिश नेम, फिर उसका बोटैनिकल नेम क्या है, बोटैनिकल मतलब साइंटिफिक नेम, फैमिली क्या है, कलेक्टर्स नेम जिसने कलेक्ट किया है सैंपल सॉरी उसका भी नाम उसमें लिखा जाता है। तो इसे हर्बेटा कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है हर्बेटा कहते हैं। तो ये रेफरेंस के लिए बहुत काम आता है दूसरों को। तो आगे बढ़ते हैं 1.4.2 बोटैनिकल गार्डन्स। तो अब ये बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, तो ये भी स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं, नॉट नॉर्मल गार्डन, पब्लिक गार्डन कि लोग वहाँ पे जाएं और घूम के और फूल पत्ती तोड़ के लेके चले आए, ऐसा नहीं होता। स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जहाँ पर स्पेशली कुछ लिविंग प्लांट्स को कंजर्व करके रखा जाता है, ग्रो किया जाता है, कल्चर किया जाता है ताकि उसको रेफ़र कर सके बाद में स्टडी के लिए। तो ये सब कुछ इंस्टीट्यूशनल होता है, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि टैक्सोनॉमी क्या है, जो लोग प्रैक्टिकली स्टडी करते हैं उनको समझाने के लिए। तो ये बोटैनिकल गार्डन्स होते हैं। तो बहुत जगह पर बहुत सारे बोटैनिकल गार्डन्स है, अपने यहाँ पे इंडिया में भी है, बाहर कंट्रीज़ में बड़े बड़े हैं, ठीक है। उसमें कैसा होता है, बोटैनिकल गार्डन में खाली प्लांट ग्रो नहीं कर देते, हर ग्रो हुए ट्री के ऊपर लेबल होता है, उसका प्रॉपर कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम सब उसमें लेबल्ड किया जाता है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। और फैमिली क्या है उसका, वो सब कुछ उसमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उसके बारे में दिया जाता है इंफॉर्मेशन। तो कुछ फेमस बोटैनिकल गार्डन्स हैं जैसे कि इंग्लैंड में क्यू करके एक है फेमस बोटैनिकल गार्डन, डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ साइंस बिहाइंड आर बोटैनिकल कलेक्शंस। ये उनके वेबसाइट के इस पर लिखा हुआ था स्लोगन, तो मैंने ये डाल दिया ताकि तुमको पता चले कि वो क्या है। विथ ओवर 50,000 लिविंग प्लांट्स टू बी फाउंड अक्रॉस आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
तो 50,000 लिविंग प्लांट्स का पूरा कलेक्शन है, तो उसको बोटैनिकल गार्डन कहते हैं। इंडिया में भी है, ये देखिए इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा, अभी उसका कुछ नाम चेंज हो गया है, मुझे नाम याद नहीं है, नाम बदल गया उसका, पर पहले ये नाम था हावड़ा इंडियन बोटैनिकल गार्डन। तो ये मोस्ट फेमस गार्डन है फॉर द ग्रेट बनियान ट्री विच बोस्ट ऑफ हैविंग द लार्जेस्ट कैनोपी इन द वर्ल्ड। तो ये जो इमेज दिख रही है तो बनियान ट्री की, ठीक है, तो लार्जेस्ट कैनोपी ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये मैंने डाल दिया ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट देखते हैं म्यूज़ियम। अभी म्यूज़ियम क्यों होता है, तो नॉर्मल म्यूज़ियम, हिस्टोरिकल म्यूज़ियम तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने बायोलॉजिकल म्यूज़ियम देखा है? बायोलॉजिकल म्यूज़ियम होता है, जनरली सेटअप होता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और म्यूज़ियम में प्लांट्स और एनिमल्स के प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स होते हैं एनिमल के, ताकि उसको स्टूडेंट स्टडी कर सके और रेफ़र कर सके, ठीक है। स्पेसिमेंट्स जो होते हैं वो कंटेनर्स में, जार्स में प्रिजर्व किए जाते हैं, फॉर्मेलिन के अंदर अल्कोहल या अलग अलग प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें प्रिजर्व करके जार में या कंटेनर्स में किया जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंट्स ड्राई करके भी प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, उनको ड्राई करके, एनिमल्स को भी ड्राई करते हैं। बायोलॉजी के कॉलेज में, लैब में, जूलॉजी लैब में या बायो लैबोरेटरी में सैंपल्स रखे होते हैं, स्पेसिमेंट्स, रियल सैंपल्स, लिक्विड के अंदर भी ड्राइड भी होते हैं, कांच में ड्राई करके रखा हुआ, ठीक है। इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्सेस में कलेक्ट करके रखा जाता है, उनको मारने के बाद उनको पिनिंग किया जाता है, पिन करते हैं, छोटे बॉक्स होते हैं, इंसेक्ट को उसमें पिन करते हैं, ऐसे रखते हैं कि जैसे वो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, ऐसे दिख रहा है, मतलब पोज दे रहा है, ऐसे उसको पिन किया जाता है और वो सैंपल कलेक्ट करके म्यूज़ियम में, बायोलॉजिकल म्यूज़ियम में रखा जाता है। लार्जर एनिमल्स यानी बड़े एनिमल्स हैं, अगर बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, तो उनको पिनिंग विनिंग नहीं करते हैं, उनको स्टफिंग करते हैं, स्टफ़ करते प्रिजर्व करते हैं। स्टफ़ यानी कि अंदर का सारा उनका जो सड़ने वाली चीज़ है वो निकाल दी जाती है, उनके ब्लड वेसल्स, उनके मीट, बोन्स, वो सब, और फिर उनको अंदर दूसरे कॉटन या दूसरी चीज़ें स्टफ़ कर भर दी जाती है, और फिर जैसे अपना टेडी बियर होता है, मेरे बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा तुम लोग को, तो वैसे ही स्टफ़ करके उसको रखा जाता है, ठीक है। लार्जर एनिमल्स, ठीक है, तो वो ऐसे ही रखते हैं स्टफ़ करके। म्यूज़ियम्स में स्केलेटन्स का भी कलेक्शन रखते हैं, स्केलेटन यानी कि जो हड्डी का ढांचा होता है वो, तो वो एक अलग ही स्टडी हो गया, ऑस्टियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ऑस्टियोन यानी बोन्स ग्रीक लैंग्वेज में, तो उनका भी कलेक्शन उसके अंदर म्यूज़ियम में रखा जाता है, ठीक है। तो ये म्यूज़ियम के बारे में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1.4.4 जूलॉजिकल पार्क्स। ये नॉर्मल पार्क्स हैं, ये सब लोगों ने देखा होगा तुम लोगों ने, जू जिसे हम कहते हैं, रानी बाग, यानी जहाँ पर बच्चों को जाना बहुत पसंद है, तो नॉर्मल जूलॉजिकल पार्क्स, तो वो क्या होता है उसके बारे में अगर बताएंगे तो क्या होता है वो, ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में अंडर ह्यूमन केयर, इंसान अपने केयर में उसको रखता है, और इंसान उस एनिमल के फूड हैबिट्स और बिहेवियर को समझ पाता है इस तरीके से, ठीक है। और जो भी एनिमल जू में होते हैं उनको सेम टू सेम वैसा एनवायरनमेंट, नेचुरल हैबिटेट वाला एनवायरनमेंट जिसमें वो एक्चुअली रहता है नेचुरली, वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है। एज फार एज पॉसिबल द कंडीशंस सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल द एनिमल्स इन जू, ठीक है। जनरली चिल्ड्रंस को पसंद होता है विज़िट करना जू में, उनको कॉमनली जू कहते हैं, ठीक है। तो मैंने फ़ोटो डाला है, ये देखो फिगर 1.3, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिफेंट है यहाँ पर खड़ा हुआ, वो इंटरेक्ट कर रहा है ह्यूमंस के साथ, और आए ह्यूमंस विज़िट करने, ठीक है। तो ये पिक्चर भी एनसीईआरटी की बुक से ही ली गई है, स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 1.4.5 जो है की, जिसे हम की कहते हैं। अब ये की क्या होता है, की मतलब चाबी है ना, तो लेकिन यहाँ पे चाबी मतलब कि नॉट एक्चुअल चाबी, यहाँ पे की मतलब ये होता है कि एक और टेक्सोनॉमिकल एड है, जैसे हर्बेरिया, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वैसे ही की भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़,
यानी उसमें क्या सिमिलर है क्या डिसिमिलर है, ठीक है, तो उनके हिसाब से। फिर बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, जैसे जोड़ियों में कोई कैरेक्टर है जिसको हम कपलेट कहते हैं, तो वो कैरेक्टर्स कंपेयर करते हैं और उसमें सिमिलर क्या डिसिमिलर क्या है उस हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो दो अपोजिट ऑप्शंस के बीच में भी करते हैं, जैसे यहाँ पर जो स्लाइड में मैंने इमेज दी है, तो एनिमल जैसे रेड ब्लडेड होगा या तो नॉन रेड ब्लडेड होगा, रेड ब्लड होगा या तो नहीं होगा, और कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, या तो है या तो नहीं है, ठीक है। नहीं है तो वो कौन से कैटेगरी में गया, और है तो वो कौन से कैटेगरी में गया, ठीक है। तो ये की होता है, तो की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अगर सही की चूज़ कर दे, जैसे मुझे कोई नया अलग ही अद्भुत कोई एनिमल मिल गया फॉरेस्ट में और मुझे उसको आइडेंटिफाई करना और क्लासीफाई करना है, तो मैं उसके जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से की जो है वो सही की मैं सिलेक्ट करूँगा, और मैं इसमें देखूँगा कि ये उसका की है, उसका ब्लड रेड है या नहीं है, तो ये अगर है तो मैं ये वाले की में चेक करूँगा, नहीं है तो उसमें चेक करूँगा। तो सही की चूज़ करते जाओगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन और वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है वो आपको मिलता जाएगा, और एट द एंड आप पहुँच जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअल कौन से कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। तो नाउ दिस टॉपिक इज़ ओवर। तो आज हमने गाइज पार्ट 4 फर्स्ट चैप्टर का द लिविंग वर्ल्ड, उसका पार्ट 4 मैंने इन जनरली तुमको एक्सप्लेन कर दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट्स और आएंगे, इसमें अगर कोई डाउट हो कमेंट में डाल दो, कुछ नहीं समझाओ उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। और बस स्टे सेफ स्टे होम, लॉकडाउन में अभी यही करो, वीडियोस देखो। मैं कोशिश करूँगा, कोशिश ही कर सकता हूँ, मैं वादा नहीं करूँगा, क्योंकि पहले 3 पार्ट जो मैंने डाले उसमें भी 2 पार्ट्स के बीच में बहुत गैप हुआ। अब मैं ट्राई करूँगा कि कंटिन्यूसली हर एक दिन या 2 दिन छोड़ के हर एक दिन मेरा वीडियो अपलोड होता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर सपोर्ट, स्टे सेफ स्टे होम, टाटा बाय बाय।